yesterday मैंने आपको लीगल रिक्वायरमेंट या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कराना चालू किया था। हाँ देव, बोल क्या हुआ। सर मेरे को ये नहीं समझा था, आप जो समझाए थे ना कि इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। हाँ, ये समझ में नहीं आया। हाँ। ठीक है, वापस समझा दूंगा। तो सर जो कल देखे थे, कल हमने यहाँ तक देख लिया था कंसिडरेशन के लिए एसेंशियल बातें क्या क्या होती हैं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, पढ़ना और केस लॉज अभी समझने बाकी हैं। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, नंबर वन। नंबर टू, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कोई और जना भी इंडिया में मतलब प्रोमिसी के बिहाफ पे कंसिडरेशन दे सकता है, और यदि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन, ये आपको आता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कल एक एग्जाम्पल दिया था जहां पर 55 एकड़ जमीन 1 रुपए में बेची गई थी। तो सर एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन की नॉन एडिक्वेसी से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फ्री कंसेंट है या नहीं, इसके लिए जब हम जांच करेंगे, जब हम वेरियस फैक्टर्स देखेंगे कि कंसेंट सामने वाली पार्टी की फ्रीली आई है या नहीं आई है, तो वो समझने के लिए वन ऑफ द थिंग्स विच विल बी कंसिडर्ड इज कंसिडरेशन का क्वांटम कितना है, क्वांटिटी कितनी है, वो एडिक्वेट दी गई है या नहीं दी गई है। क्योंकि यदि जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिली है तो शक होता है कि कंसेंट फ्रीली आई है या नहीं आई है, जबरदस्ती तो नहीं ले ली है कंसेंट। ठीक है। नेक्स्ट, इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। सर एक्स वाई को कुछ कंसिडरेशन कुछ कर रहा है, बदले में उसे कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है। तो सर आप अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी चीज देने के एज अ कंसिडरेशन सामने वाली पार्टी को देने की बात कर रहे हैं, वो इस बंदे की ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ड्यूटी नहीं होनी चाहिए करने की, चाहे लीगल ड्यूटी है, लीगल मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है, या फिर अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है, या फिर लीगल ड्यूटी है। ठीक है। तो सर वो काम करने के लिए ऑलरेडी बाउंड है, उसी काम को वो अंडर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट किसी को कंसिडरेशन जैसे नहीं चिपका सकता है। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पुलिस ऑफिसर का। देव के घर का कोई सामान चोरी हो गया, देव एफआईआर कराने गया, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर कर ली। देव बोला, सर यदि आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करी तो फिर मैं आपको 2 लाख रुपए इनाम में दूंगा। ठीक है। यदि आपने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करके चोर पकड़ लिया तो मैं आपको 2 लाख रुपए इनाम में दूंगा। अरे वो वैसे भी पुलिस ऑफिसर की एग्जिस्टिंग ड्यूटी है कि उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसे चोरों को पकड़ना है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन रहा है, पुलिस ऑफिसर बोलता है मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करके चोरों को पकड़ के लाऊंगा और बदले में देव 2 लाख रुपए देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या ये एग्रीमेंट बन रहा है। सर जो जो कंसिडरेशन पुलिस ऑफिसर से देव को जा रहा है वो ऑलरेडी उसकी लीगल ड्यूटी है, वो काम पूरा करना, ऑलरेडी वो ऑब्लाइज्ड है वो काम करने के लिए। तो उसको एज अ कंसिडरेशन दूसरी थाली में नहीं पुरस सकता, वो एज अ कंसिडरेशन, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। अब समझ में आया देव। हाँ सर। इजी है, बस ये पुलिस ऑफिसर वाला एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है। सर तो बेसिकली इसका मतलब यही है ना कि अगर कोई काम असाइन किया हुआ है तो वो लोग उसके लिए और मतलब एक्स्ट्रा यदि देव मांग, की जैसे कि अभी यदि पुलिस। यदि किसी भी आदमी की कोई लीगल ड्यूटी है या कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कुछ काम करना है, या उसकी लीगल ड्यूटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, तो वो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में उसी काम को वापस एज अ न्यू कंसिडरेशन नहीं चिपका सकता, क्योंकि ही इज ऑलरेडी बाउंड टू डू दैट। बात समझ में आई। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। मैं तुम्हारे लिए मैजिक से ट्रेजर ढूंढ के लाऊंगा और तुम बदले में 5 लाख रुपए दे देना। सर
ये कोई रियल वाली बातें नहीं है, मैजिक नाम की चीज हमारे उसमें तो मानी नहीं गई है, इल्यूजन ही होता है। तो कंसिडरेशन जो देने जा रहे हो ना वो सही में रियल होना चाहिए, इल्यूजन वाला नहीं होना चाहिए। या फिर देव ने झाड़ फूक का काम चालू कर दिया। देव झाड़ फूक क्या होता है समझता है ना? झाड़ा लगवाना, झाड़ नहीं सर। फूकना, अरे वो गांव में करते अच्छा। हैं। गांव में ये लोग कोई बीमार पड़ता है तो वो जो भी धुआं वुआं करना होता है वो झाड़ा मारते हैं उसके, कभी देखा होगा सीरियल्स में या किसी हाँ मूवी हाँ में। हाँ, समझा समझा ठीक है। सर, समझा। तो देव ने मान लो झाड़ फूक का काम चालू कर दिया, बाबा बन गया ये। ठीक है। तो इसने मिस्टर एक्स को बोला कि मिस्टर एक्स के घर में डेथ हो गई, तो देव ने इसके साथ में एग्रीमेंट बनाया, मैं इस डेड मैन में जान वापस फूंक दूंगा और तुम मेरे को बदले में 10 लाख रुपए दे देना। सर ये रियल कंसिडरेशन नहीं है, ये सब इल्यूजन्स हैं, फालतू की बातें हैं। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी। ठीक है। एक पॉइंट कल मैंने इसमें और ऐड किया है और अपडेट करके आपको फाइल भेजी है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, दैट मीन्स कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, मस्ट नॉट बी इमोरल और मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कंसिड अपन जब ट्री पढ़ते हैं तो अपन ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। An agreement is said to be legally enforceable when that agreement is having lawful object, when that agreement is having lawful consideration। ठीक है। तो lawful consideration का क्या मतलब होता है? सर वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, वो ब्राइब के नेचर में नहीं होना चाहिए एकदम। ठीक है। वो इमोरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरलिटी की जो बातें हैं उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको इमोरल का एग्जांपल बताया था ना, तुम सब बड़े हो इसलिए ये डिस्कस कर लिया तुम्हारे साथ में कि सर एक मैन ने एक वुमेन को 5 लाख रुपए दिए और बोला कि तू अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन कर और जब डिवोर्स मिल जाए तो मेरे से आके शादी कर लेना। ठीक है सर, दिस इज एन इमोरलिटी से भरा हुआ एक एग्रीमेंट है। तो इसमें जो कंसिडरेशंस दिए जा रहे हैं ये कोई वैलिड कंसिडरेशंस नहीं है, वो इमोरल कंसिडरेशंस हैं, इसलिए वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखो पब्लिक पॉलिसी का पूरा एक टॉपिक आएगा आने वाले चैप्टर्स में। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? सर पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक के हितों की बात जब अपन करते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, वो ही पब्लिक पॉलिसी होती है। ठीक है। तो कोई कंसिडरेशन यदि आप ऐसा दे रहे हैं विच इज अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। जब वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो पब्लिक के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सभी जने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी अभी तक। इकोनॉमिक्स में एक चीज आती है मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली। ये सब सुने हैं आपने? मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली। यस है। सर। ठीक है। तो इसमें मोनोपोली जब एक ही जना बचता है मार्केट में तो वो मार्केट में और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खतरनाक बात हो जाती है। नहीं, वो चाहे जिस रेट पे वो माल बेच सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। मोनोपोली इज ऑलवेज डेंजरस टुवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट। अब एक मार्केट में एक तो शेरीन जॉन थी और एक मंशा शर्मा थी। मंशा शर्मा आई या नहीं आई? मंशा हाँ शर्मा आ सर। गई है। ठीक है। तो एक मार्केट में एक तो शिरीन जॉन थी और एक मंशा शर्मा थी, दोनों है ना। एक राइस का नाम है इंडिया गेट बासमती राइस, इंडिया गेट बासमती राइस में डील कर, दोनों ही इंडिया गेट बासमती राइस की पर्टिकुलर मुंबई सिटी में ये दो ही जनों के पास में मिलता था, शिरीन जॉन के पास में और मंशा शर्मा के पास में। बाकी कंपनी ने किसी को एजेंसी नहीं दी इंडिया गेट बासमती राइस की। ठीक है। अब इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया है। शिरीन जॉन ने बोला यदि तू इंडिया गेट राइस बेचना बंद कर दे तो मैं तुझे हर महीने बैठे बैठे 1 लाख रुपए घर पे पहुंचाऊंगी। ठीक है।
मनीषा शर्मा ने बोला ओए काम तो करना नहीं पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे लाख रुपए आ रहा है, ठीक है डन। तो इन दोनों ने एक कैसा एग्रीमेंट बनाया, मार्केट में दो ही प्लेयर्स थे, दोनों ने एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जिससे मार्केट में क्या क्रिएट हो गई, मोनोपोली क्रिएट हो गई। अब ये 100 रुपए का चावल बेचेगी 200 रुपए में, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, ठीक है। तो अब दिस इज एन एग्रीमेंट टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, hence it is against the public interest. That's why this agreement will be known as against the public policy, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्रीमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, हेंस दे आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक पॉलिसी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब इन सब को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक तो अपने अपने वीडियो ऑन कर लो, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस वेरी क्विकली, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस वेरी क्विकली, देन वी शैल स्टार्ट, देन वी विल स्टार्ट, प्लीज बी फास्ट। मंशा शर्मा, कभी भी मोनोपोली क्रिएट करने वाला एग्रीमेंट नहीं बनाना है, क्यों, कारण आए तो क्या बोलना है, क्या कीवर्ड आना चाहिए बेटा? मोनोपोली नहीं क्रिएट करने का कीवर्ड, जोर से बोल। मोनोपोली नहीं क्रिएट करने का कीवर्ड। मोनोपोली वाले एग्रीमेंट्स क्यों नहीं बनाने हैं, इसका आंसर में क्या एक दो बातें लिखेगी जो कि एग्जामिनर देखना चाह रहा है। वो अनलॉफुल है। क्यों अनलॉफुल है? अरे अच्छा असर नहीं पड़ेगा ना मार्केट में। अच्छा असर नहीं पड़ेगा ना मार्केट पे। अच्छा असर नहीं पड़ेगा मार्केट पे। मैं जो पढ़ा रहा लगता हूँ उससे दिमाग पे भी तेरे बुरा असर पड़ रहा दिखता है, तभी ऐसे जवाब दे रही है। अरे अरे नहीं कीवर्ड्स हैं, जहां पर मोनोपोली वर्ड देखो तुम्हारे दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए। मोनोपोली के लिए एग्रीमेंट बन रहा है, जैसे ही ये वर्ड देखो तुम्हारे दिमाग में बत्ती क्या जलनी चाहिए? एग्रीमेंट्स फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली आर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पहला कीवर्ड, हेंस दे आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, हेंस दे आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस agreements for creation of monopoly are against the public interest, so they are against the public policy, therefore they are not having valid consideration। और जब वैलिड कंसिडरेशन आएगा ही नहीं तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कैसे भी करके मतलब इस बात को समझा दो ईदर वेज। तो कीवर्ड मोनोपोली वहां पर है ना, वहां पर अग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यहां तक आना जरूरी है, ठीक है। अभी समझ गई? हाँ सर। ठीक है। पानी जैन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तेरे को? दिया शेट्टी, मान्यमी, पुलकित, खनक, यस ये सर। ये जो भी है वीडियो ऑन करो। कनक मैडम आप कल कहाँ पर थे? सर मैं बाहर गई थी। मैं बाहर गई थी, तो क्या आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली? नहीं सर, अभी इसके बाद देखूंगी। यदि आज आप आज देख के आते तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। खैर ये अब आपकी इच्छा है कि आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, कितना टाइम मिल रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेट्स स्टार्ट। कल पहला पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। देखो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को कुछ वादा किया, तो बदले में इसको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो इसकी इच्छा पे इसको मिलना चाहिए, किसी और की इच्छा पे यहां पर आ रहा है तो वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। केस का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है। एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। शेरिन जॉन।
To make the contract binding and enforceable, the consideration must be supplied at the desire of the promisor. If it is done at the desire of the third party, it will not be a good consideration. ठीक है, ये है ना एग्जाम्पल, ये वाला पढ़ शिरीन। A saves B's goods from fire without being asked to do so. A cannot demand any reward for his service as the act being voluntary. देखो क्या हुआ था, ए के गोदाम में आग लग गई, बी अपनी इच्छा से आया और इसके गोदाम की आग बुझाने लग गया और काफी आग बुझा दी। जब आग बुझी तो है ना, बी ने ए से बोला देख मैंने तेरी आग बुझाई है, चल ला 10,000 रुपए। ये बोला भाई कौन से 10,000 रुपए, कि मैंने तेरी आग बुझाने में मदद की थी ना, कि मैंने बुलाया था क्या तेरे को कि आग बुझाने में मदद कर, कि नहीं बुलाया तो तूने नहीं था, तो तूने जो भी मेरे लिए किया वो मेरी इच्छा पे मेरी तरफ आ रहा था क्या, या तूने खुद से किया, कि मैंने खुद से किया। तो जब मैंने बोला ही नहीं तो आपने मेरे को आग बुझाई, तो ये कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारे बीच में, क्योंकि जो मेरे तरफ आया है वो मेरी इच्छा पे नहीं आया है, वो तुमने अपनी मर्जी से मेरे को दिया है, तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वेरी सिंपल। अब जो इसके आगे इसी पॉइंट पे दूसरा वो आ रहा है, वो केस लॉ का नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो फिर मैं समझाता हूँ आपको। D constructed a market at the instance of district collector. Occupants of shops promised to pay D a commission on articles sold through their shops. Here there was no consideration because money was not spent by plaintiff at the request of defendants but at the instance of a third person, the collector, and thus the contract was void. देखो क्या हुआ था, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। एक बिल्डर थे जिनका नाम दुर्गा प्रसाद था, ठीक है। तो दुर्गा प्रसाद मान लो मुंबई के एक पर्टिकुलर मुंबई में रहते थे, ठीक है। मुंबई में एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड खाली पड़ा था, तो मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, जो दुर्गा प्रसाद नाम के बहुत बड़े बिल्डर थे, उनको बोला यार आपके पास में तो खूब सारा पैसा है, क्यों नहीं आप इस पीस ऑफ लैंड पे खूब सारी शॉप्स बना देते हो। आप खूब सारी शॉप्स बनाओगे तो उसमें लोग आएंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, धंधा करेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरीके से उसने दुर्गा प्रसाद से रिक्वेस्ट करी। अब क्या कभी कोई कलेक्टर की रिक्वेस्ट को साइडलाइन कर सकता है क्या? सो दुर्गा प्रसाद ने, जो बिल्डर ने, जस्ट टू प्लीज द कलेक्टर ऑफ दैट प्लेस, ये मार्केट खड़ा कर दिया, यहाँ पर शॉप्स बना दी। ठीक है सर। अब उस शॉप में ऑक्यूपेंट आ गए, मिस्टर 1 2 3 4, और उन्होंने क्या कहा, मिस्टर 1 2 3 4 जो भी थे, इन्होंने कहा कि हमारी जो भी सेल्स होगी उस पे हम आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल 10% का कमीशन देंगे, ठीक है। उसमें हम आपको 10% का कमीशन देंगे। थोड़े टाइम तक सबने दिया भी, मिस्टर 1 ने, मिस्टर 2 ने शॉप ऑक्यूपाई किए हुए थे, थोड़े टाइम तक उन्होंने दिया भी, बोला बिल्डर को हर महीने 10% कमीशन सेल्स पे। थोड़े टाइम बाद देना बंद कर दिया, ठीक है सर। तो बिल्डर पहुंच गया कोर्ट कि है ना भैया इन्होंने मुझे वादा किया था कि ये अपनी सेल्स का 10% मेरे को देंगे और अब ये दे नहीं रहे हैं। तो जो पहला आदमी जो नहीं दे रहा था उसके ऊपर केस किया गया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ठीक है। तो सर अब इस केस में क्या हुआ, कोर्ट के सामने तो हमेशा एक ही प्रश्न खड़ा होता है, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट था दुर्गा प्रसाद और बलदेव आप दोनों के बीच में? ठीक है, बलदेव ने आपको बोला कि वो आपको 10% कट देगा अपनी सेल्स में से, वो आपको ये प्रॉमिस कर रहा है। इसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, उस शॉप को ऑक्यूपाई करने का राइट मिल रहा है। उस शॉप को ऑक्यूपाई करने का राइट उसको क्यों मिल रहा है? वो शॉप्स किसने बनवाई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बनवाई। तो ये कंसिडरेशन वहां से फ्लो हो रहा है, तुम्हारे से तो फ्लो हो नहीं रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मतलब किसकी इच्छा पे फ्लो रहा है, मैं कहां से फ्लो रहा है यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या बलदेव की इच्छा पे फ्लो हो रहा है? नहीं, बलदेव की इच्छा पे नहीं। वो शॉप्स क्यों बनाई गई थी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की इच्छा पे बनाई गई थी, बलदेव की इच्छा पे नहीं बनाई गई थी।
तो जब कंसिडरेशन इसकी इच्छा पे फ्लो नहीं हो रहा है, किसी और की इच्छा के कारण फ्लो हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कभी वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन मस्ट फ्लो एट माय चॉइस बट नॉट एट समबडी एल्सेस चॉइस टू मी, ठीक है, वो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर हो गया। तो सर इसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना गया। जब वैलिड कंसिडरेशन है ही नहीं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो दुर्गा प्रसाद को 10% मिलने का अधिकार, कोई अधिकार ही नहीं रहा, और बोल दिया गया बिल्कुल सही है, आप बंद कर सकते हैं क्योंकि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पॉइंट क्या है, देखो जो मेरी तरफ फ्लो हो रहा है ना, वो कंसिडरेशन मेरी इच्छा पे फ्लो होना चाहिए, किसी और की इच्छा पे फ्लो नहीं होना चाहिए। यहां पर ये दुकानें बनाई क्यों गई थी? ये दुकानें कलेक्टर को प्लीज करने के लिए, कलेक्टर की इच्छा पे बनाई गई थी, ठीक है, मेरी इच्छा पे नहीं बनाई गई थी। इसलिए जो कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है वो कलेक्टर की इच्छा पे मिल रहा है, वो मेरी इच्छा पे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। जब वैलिड कंसिडरेशन नहीं है तो फिर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर दुर्गा प्रसाद जो बिल्डर है वो वहां की शॉप ऑक्यूपेंट से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता था, ठीक है। क्या तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? ये केस थोड़ा सा टिपिकल है। लोग कहेंगे सर शॉप तो ऑक्यूपाई वैसे भी कर रहा था ना, तो किसी ना किसी को तो देना ही था ना, ऐसे वो कि सर सरकारी जमीन पे शॉप्स बनी हुई थी, ठीक है, सरकारी जमीन पे शॉप्स बनी हुई थी। किसने बना दी? दुर्गा प्रसाद बिल्डर ने बना दी। क्यों बना दी? कलेक्टर को प्लीज करने के लिए बना दी। क्या शॉप ऑक्यूपायर्स के कहने की इच्छा के अनुसार उसने बनाई? नहीं सर। कोई और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। और वो तो जस्ट 10% का कमीशन देने की बात की है, और शॉप जो बनाई गई उसके बदले में बनाई गई किसके इच्छा पे? बनाई गई कलेक्टर की इच्छा पे। तुमने उसको प्लीज करने को नहीं, हमारे के लिए नहीं, मतलब हमारी इच्छा से ये कंसिडरेशन हमारी तरफ फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए केस बहुत लंबा है, 50-100 पेज का केस है, अपने को और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट बस याद रख लो, पहले एग्जांपल और ये केस लो, ये लैंडमार्क केस है भाई, इतना ध्यान रखना। जैसे कि मोरी बीबी, ये अपने मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष पढ़ लिया है क्या? नहीं पढ़ा है। तो जैसे लैंडमार्क केसेस और भी पढ़े हैं ना, जैसे बालफोर वर्सेस बालफोर, ऐसे जो लैंडमार्क केसेस है ना, उसी हिसाब से ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लैंडमार्क केस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, कि कंसिडरेशन मस्ट बी या मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, मेरी इच्छा पे मेरी तरफ आना चाहिए तो ही वो वैलिड कंसिडरेशन होगा, ठीक है। पर यहाँ पर तो थर्ड पर्सन यानी कि कलेक्टर की इच्छा पे हो रहा था वो सब, इसलिए वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट था। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये तो मैंने आपको कल भी समझा दिया था कि सर इंडिया में क्या रूल है, एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में आप कंफ्यूज मत होना कि सर पहले में तो आप दुर्गा प्रसाद बोल रहे हो, उसमें अलग बात कर रहे हो, इसमें अलग बात कर रहे हो, ठीक है। सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं, आप मुझे 1 साल बाद ब्याज समेत 11 लाख रुपए दे देना। अब मिस्टर वाई चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो एक इनके फ्रेंड मिस्टर जेड ने आके इनके बिहाफ पे 11 लाख रुपए देने की बात कर दी कि मैं दे देता हूं, तो इसके बिहाफ पे मैं दे देता हूं। तो एक्स ने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, वाई की जगह मैं आपसे एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन होगा जो एक्स को वाई के बिहाफ पे जेड दे रहा है। क्या जेड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है? नो सर, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी मतलब कोई उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो क्या वो वैलिडली कंसिडरेशन दे सकता है? हाँ सर, वो वैलिडली कंसिडरेशन दे सकता है यदि उस कंसिडरेशन को इसने एक वैलिडली एक्सेप्ट कर लिया तो। यानी कि अब देखो यहां पर वो वैलिडली एक्सेप्ट कर रहा है का मतलब नाउ द कंसिडरेशन इज मूविंग एट हिज डिजायर। वो फर्स्ट वाला पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कवर हो गया या नहीं हो गया इसमें, कि इसकी डिजायर पे इसकी तरफ मूव कर रहा है, वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो गया। इतनी डेप्थ में कोई पूछता नहीं है, बस ध्यान ये रखना है क्या थर्ड पार्टी जो कि पार्टी नहीं है टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एक्स और वाई है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जेड तो है ही नहीं,
क्या वो वैलिड कंसिडरेशन दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज? यस सर, ही कैन गिव इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय सामने वाली पार्टी। वो बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज के लिए वो काम करेगा। 11 लाख रुपए जेड की तरफ से दिया हुआ। तो सर कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिस सी, इसको प्रॉमिस सी कर लेना, प्रॉमिस सी और एनी अदर पर्सन। सर प्रॉमिसर ने प्रॉमिस सी को कुछ वादा किया, प्रॉमिसर ने प्रॉमिस सी को कुछ वादा किया 10 लाख रुपए देने का, तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बदले में इसे भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। क्या कंसिडरेशन मिल रहा है सर? 11 लाख रुपए का 1 साल बाद ब्याज समेत पेमेंट मिलेगा। ठीक है सर। सर ये कंसिडरेशन प्रॉमिस सी से भी आ सकता है और एनी अदर पर्सन से भी इस तक आ सकता है। क्या आप तुमको सेंटेंस समझ में आ गया? बोलो सभी यस जने। सर। इजी है ना? मंशा, पुलकित, रिया, शिरीन, इजी है या नहीं है? यस सर। ठीक है। रिया जी खाना खा रहे हो क्या जी? हाँ सर। अरे 8:30 से 9 बज गए, अभी तक आधे घंटे से खाना ही खाई जा रही है क्या तू? अरे सर मैं करती हूँ वीडियो ऑन। चलिए। सर हाँ किसको प्रॉब्लम है? देव बोल। सर मेरे को एक डाउट, ये ऐसे नहीं था, पर एक बेसिक चीज था कि लैंडमार्क केस जो भी है, अभी हमने वो नाम, अभी जैसे वो बलदेव में BLDEO था, वी नहीं हाँ था, तो हाँ। बलदेव लिख दिया गलती से। अरे तो यार और इसका ये स्पेलिंग क्या है। है, ये क्या है, सब एग्जामिनर उस समय बीवी से लड़के आया है या बिना बीवी से लड़के आया है उस पर डिपेंड करने वाली बातें हो गई है। बात समझ में आ गई तेरे? हाँ ठीक है। सर हाँ सर मुझे ये वाले केस में समझा नहीं कौन प्रॉमिसर है कौन प्रॉमिसी है। कौन दुर्गा प्रसाद वाला केस में क्या नहीं समझा तेरे को? सर कौन प्रॉमिसर है कौन प्रॉमिसी है, मुझे वही नहीं समझा। इसको इस एंगल से मत देख कि है ना कौन प्रॉमिसर है कौन प्रॉमिसी है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोफेसर। ठीक है चलो मैं समझाता हूँ। बलदेव ने, बलदेव कौन है? शॉप ऑक्यूपायर, बनी हुई शॉप को ऑक्यूपाई किया। मार्केट में बहुत सारी शॉप्स थी ना, उसमें से एक शॉप को ऑक्यूपाई किया। तो बलदेव ने प्रॉमिस किया दुर्गा प्रसाद को, क्या जो दुर्गा प्रसाद कौन है? बिल्डर है। उसको क्या प्रॉमिस किया? जो भी मेरी सेल होएगी उसमें से 10% कट मैं तेरे को दूंगा। अभी समझ में आ गया? ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसी है। तो प्रॉमिसर को जो भी मिल रहा है वो उसकी खुद की इच्छा से उसकी तरफ मूव होना चाहिए, या किसकी इच्छा से मूव हो रहा है? कलेक्टर की इच्छा पे बिल्डर ने शॉप बना के दी है। ठीक है, कलेक्टर की इच्छा पे हो गया है। बात समझ में आई? शिरीन जॉन, प्रॉमिसर प्रॉमिसी समझ में आ गया तेरे को? हाँ वो समझा। और कोई डाउट तो नहीं है? वो भी तो भी कल वापस पढ़ के पूछ लेना। ठीक है, कहीं दुर्गा प्रसाद और बलदेव कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और देव पासारी, लड़के आए का मतलब ये है, देख दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव लिख दे या बलदेव लिख दे। ठीक है, तुम्हारी तो कोशिश यही होनी चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ही याद करो जैसे लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत चेंज किया तो भी यहाँ पर भावनाएं समझने वाली बात है कि हमको केस आता है। उस दिन सही में उसका एग्जामिनर का मूड क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो नंबर काटता है या नहीं काटता है। ठीक है भाई, एक बात। दूसरी बात, बेटा मैंने आप सबको टाइम टू टाइम कई बार, एक आध बार ऐसी क्लास भी ली है, 1 या 2 बार, जिसमें पुराने केस लॉज डिस्कस करने चालू कर दिए थे। चाहे वो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़े हुए हों, चाहे वो हमने पार्टनरशिप में पढ़े हुए हों, चाहे वो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हों। तो सर समझने वाली बात क्या है, अपने पीछे रजिस्टर के पीछे, अपने पीछे नहीं सॉरी, रजिस्टर के पीछे कहीं ना कहीं उन केसेस को नोट डाउन करना चालू करो। केस का नाम, मतलब जैसे कंपनीज एक्ट में अपन ने 10 केसेस पढ़े। केस का नाम, ये जो लैंडमार्क केसेस हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 2 लाइन में ये केस क्या बोलता है, किस टॉपिक के ऊपर ये केस है, किस चीज के ऊपर केस है, 2 लाइन में वो। इसी तरीके से छोटा छोटा केस का एक वो बना लो ताकि याद रहेगा। अच्छा
ये लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की 5 सिचुएशंस है, पांचों में ये लग रहा है, तो ये केस है। तो सर केस का नाम वो क्या बोलता है और सिचुएशन उसके आगे पैराग्राफ में एक एक दो दो लाइन में ऐसे लिखना चालू करो, एक समरी बनाओ केस लॉज की अपने पास में, ताकि तुम्हारे आंसर में जब वो कोट होएगा ना तो मजा आएगा बेटा, एग्जामिनर खुले हाथ से नंबर देगा तुम लोगों को। चलिए, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर कर लिया। कंसिडरेशन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट से भी दिया जा सकता है या किसी और थर्ड पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब केस लॉ अगेन, दिस इज अ लैंडमार्क केस, चिनैया वर्सेस रमैया। एक तुमने गाना सुना है वो राज कपूर जो एक बहुत ही पुराने हीरो थे जो इज नो मोर, उनका एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का गाना था रमैया बस्ता मैया। ठीक है, वो बारिश में पिक्चराइज किया गया था, आज भी बहुत सारी जगह बजता है। हैज एनीबॉडी ऑफ यू हर्ड दैट सॉन्ग? वो गाना सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? यस सर। कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा, तो उससे याद रख लेना, चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हुआ था, चिनैया वर्सेस रमैया केस में केस क्या है कि सर कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के द्वारा भी दिया जा सकता है, यदि आपने एक्सेप्ट किया है तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। इस सिचुएशन पे केस है चिनैया वर्सेस रमैया। ठीक है, चिनैया वर्सेस रमैया केस में क्या हुआ था भाई कि सर एक 3 किरदार थे इसमें। कौन कौन 3 किरदार थे? ये बाकी लोग है ना, अपने वीडियो ऑन मत करना आप। 3 किरदार थे, एक तो थी मदर, एक डॉटर, और एक डॉटर के मामा जी। ठीक है, यानी कि मदर के ब्रदर को डॉटर क्या बोलेगी? मामा जी। ठीक है, मामा जी में 2 माँ आते हैं, यानी कि माँ की भी डबल माँ जितना प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए अब ध्यान, माँ माँ जी। ठीक है, वो अलग बात है, कई जने कंस मामा जैसे हो जाते हैं, तो अब कलयुग है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब तीनों किरदार किस हिसाब से खेल रहे हैं थोड़ा सा समझना। मदर ने डॉटर को के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्या बोला कि मैं तेरे को ये मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूं, मैं तेरे को मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूं। ठीक है, मदर ने डॉटर के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया, मैं तेरे को मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूं, ये वाली। ठीक है, पर तुझे बदले में मेरे लिए एक काम करना होएगा। तुझे क्या करना होएगा कि अपने मामा जी को जब तक वो जिंदा हैं हर साल एक एन्युटी देनी पड़ेगी, हर साल एक एन्युटी देनी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी में एक वर्ड एनुअल आ रहा है, एनुअल का मतलब सालाना एक फिक्स पैसा देना पड़ेगा। जैसे अपन एक इस एग्जाम्पल को समझने के लिए लिखते हैं कि 25,000 रुपए तेरे को हर साल साल में एक बार मामा जी को देने पड़ेंगे, मैं तुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ उसके बदले। ठीक है सर, तो अब डॉटर ने उसी समय जैसे ही मदर ने ये गिफ्ट डीड लिखी, डॉटर ने बोला हाँ मैं कर दूंगी, तो उसने क्या किया, डॉटर ने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एग्रीमेंट बना दिया कि मैं अपने मामा जी को हर साल 25,000 रुपए की एक एन्युटी, मतलब 25 मैंने एक यूं ही फिगर ले लिया है तुम्हारे समझाने को, 25,000 रुपए की एक एन्युटी मामा जी को देने का वादा करती हूँ। ठीक है, थोड़े टाइम तक तो डॉटर ने मामा जी को वो एन्युटी दी, उसके बाद में देनी बंद कर दी। क्या बोली डॉटर ने मामा जी को? जो ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बना है उसकी बात कर रहा हूं, मैं आपको हर साल 25,000 रुपए देती हूँ, आपसे बदले में अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठेंगा मिल रहा है, बाबा जी का टुल्लू मिल रहा है। इसलिए क्या है, इसलिए ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। पॉइंट समझा क्या उठाया उसने? उसने पॉइंट उठाया, मैं आपको 25,000 रुपए दे रही हूं, तो बदले में आपसे मुझे क्या मिल रहा है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
तो बोथ द पार्टीज मस्ट गेट सम कंसिडरेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको 25,000 रुपए सालाना पेमेंट कर रही हूँ, उससे बदले में उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ऐसा कह के उसने एन्युटी देनी बंद कर दी। ठीक है सर। अब मामा जी पहुंच गए कोर्ट में, तो मामा जी ने उसके ऊपर केस ठोक दिया, ठीक है, कि ऐसा ऐसा अरेंजमेंट हुआ था, तो इन्होंने मेरे को एन्युटी देना बंद कर दिया। कोर्ट ने बोला आपको ये जो एग्रीमेंट नंबर 1 है, ध्यान से सुनना सभी जने, कोर्ट ने बोला ये जो एग्रीमेंट नंबर 1 है और एग्रीमेंट नंबर 2 है, इनको आपको साथ में उठाकर देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट नंबर 1 जो है और एग्रीमेंट नंबर 2 जो है, इनको आपको साथ में उठाकर देखना पड़ेगा। साथ में उठाकर देखोगे तो आपको क्लियरली ये नजर आ जाएगा, ये पिक्चर देखो, कि डॉटर से मामा जी को 25,000 रुपए की एन्युटी जा रही है, और बदले में जो मदर हैं उनसे प्रॉपर्टी मिली है डॉटर को। उनसे क्या मिली है? प्रॉपर्टी मिली है डॉटर को। ठीक है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को, दोनों एग्रीमेंट्स को एक साथ उठाकर देखोगे तो ये पिक्चर दोनों की कंबाइंड दिख रही है या नहीं दिख रही है, कि मदर से डॉटर को प्रॉपर्टी मिली है। भैया यदि क्लास बंद हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना बीच में, क्लास बंद होने में। ठीक है। तो मदर से डॉटर को प्रॉपर्टी मिली है, और ये सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में वो मामा जी को 25,000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है। तो सर इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में